स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी ने सीकर में राज्य को विकास की ढेरों सौगातें प्रदान की। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, जो एक नई किस्म होने के साथ ही सल्फर से लेपित होगी। पीएम मोदी ने किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पीएम मोदी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की। पीएम मोदी ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को शामिल किए जाने का शुभारंभ किया। ओएनडीसी डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय B2B और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ एफपीओ को सशक्त बनाता है। प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालय तिवरी, जोधपुर का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है और इसलिए उनकी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर के दौरे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और कुप्रशासन के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लाल डायरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी के राज खुलेंगे तो बड़े से बड़े निपटेंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और महिला अपराधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता के लिए बने विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए के कुकर्म छिपाने के लिए अब इंडिया नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में भी इसी तरह के अभियान की जरूरत है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को अब देश को क्विट इंडिया कहना होगा। पीएम ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार पैसे भेज रही है। बीते 9 साल में भाजपा सरकार ने टैक्स हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 4 लाख करोड़ से ज्यादा दिए हैं। पीएम जल जीवन मिशन के तहत लोगों को उनके घरों तक नल से जल पहुंचाने की योजना में राजस्थान के पीछे रहने पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब विकास काम में रोड़े अटकाने का काम तब से चल रहा है। पीएम ने कहा कि राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक का उद्योग चल रहा है। राजस्थान के युवा काबिल हैं, लेकिन यहाँ की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे पर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित किया। 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया नया हवाई अड्डा आधुनिक तकनीक और स्थायी सुविधाओं का मिश्रण है। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा। पीएम मोदी ने कहा कि राजकोट को सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि नई ऊर्जा, नई उड़ान देने वाला एक पावर हाउस मिला है। पीएम मोदी ने 860 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। सोनी योजना लिंक 3 पैकेज 8 और 9 सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को और मजबूत करने में और पेयजल आपूर्ति में सहायता प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण का जिक्र किया और कहा कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तौर तरीके इरादे वही हैं, बस नाम बदल दिया है।
पीएम मोदी ने महंगाई को काबू में रखने को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान उठाने वाले परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम मोदी ने टर्मिनल बिल्डिंग का भी अवलोकन किया, जो स्थानीय वास्तुकला विरासत का प्रतीक है और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की कला और नृत्य रूपों के सांस्कृतिक गौरव को प्रतिबिंबित करता है। संसद में विपक्ष का हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा और दोनों सदनों की कार्यवाही इससे कई बार बाधित हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस बिना विपक्षी दलों से चर्चा किए प्रस्ताव लेकर आई है और प्रस्ताव लाने या काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी सामान्य प्रथा के अनुसार केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले अन्य विपक्षी दलों को शामिल नहीं किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को पहले आपस में विश्वास पैदा करना चाहिए ये कहा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों के विश्वास के बारे में बात करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मणिपुर विषय पर कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, परंतु विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। विपक्ष को चाहिए कि आए और सदन में चर्चा करें। एनडीए की सहयोगी और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा अपनाए जा रहे रुख की आलोचना की है। अनुप्रिया पटेल ने महिला अपराध के मामलों में विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो करें, लेकिन आज देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा। लोकसभा में 22 सांसदों वाली वाईएसआरसीपी ने भी अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। वाईएसआरसीपी पार्टी के राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देगी। दोनों ही सदनों में आसन और सरकार भी अहम विधेयकों पर व्यापक चर्चा पर जोर देते आए हैं, लेकिन विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में विदेश नीति पर नवीनतम घटनाक्रम पर वक्तव्य दिया। उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाल के विदेश के दौरों की उपलब्धियों के बारे में सदन को बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हमारी पड़ोसी प्रथम नीति रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में विदेश नीति पर नवीनतम घटनाक्रम पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को और बढ़ावा देने के लिए इसरो के साथ नासा का समझौता हुआ है, जिससे अमेरिका भारत के रिश्तों में विज्ञान क्षेत्र में और मजबूती आएगी। विपक्षी सांसद विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मणिपुर घटना जैसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये भारत की अस्मिता का सवाल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी सांसदों पर तंज कसते हुए कहा कि काले कपड़े पहनने वालों का आज भी काला और भविष्य भी काला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा पर कौवे के हमला करने की घटना को लेकर भी चुटकी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल काले कौवे भी इन पर आकर्षित हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें बुरा लगता है कि जब विपक्ष सदन में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं सदन को पिछले महीने हुए विदेश नीति के कार्यों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन विपक्षी दल देश की उपलब्धि के बारे में भी सुनना नहीं चाहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य भारत की प्रगति की आलोचना करना रह गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष से एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया और कहा यह भारत की विदेश नीति है, किसी पार्टी की विदेश नीति नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विदेश नीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर देश में एक दूसरे के बीच विवाद हैं तो हमें देश के बाहर भारत की छवि को एकजुट रखना चाहिए। दोनों सदनों में आसन और सरकार के आह्वान के बावजूद विपक्ष विधायी कामकाज में बराबर रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद दोनों सदनों में अहम विधेयकों को चर्चा के बाद पारित भी किया जा रहा है।
लोकसभा में भारी हंगामे और व्यवधान के बीच कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। जन विश्वास संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के जरिए व्यवसाय को सरल बनाने की पहल की गई है। बिल में 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। जन विश्वास संशोधन विधेयक में इस विधेयक के जरिए इन 42 अधिनियमों में कारावास की जगह आर्थिक दंड लगाने के प्रावधान होंगे। इस विधेयक से जेलों में क्षमता से अधिक भरे कैदियों की संख्या को भी कम किया जा सकेगा। अप्रासंगिक हो चुके 76 कानूनों को हटाने के लिए निरसन और संशोधन विधेयक 2022 को भी लोकसभा ने पारित कर दिया। इसके साथ ही मोदी सरकार के आने के बाद अब तक ऐसे 1562 कानूनों को खत्म किया जा चुका है। राज्यसभा में चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद सदन से पारित कर दिया गया। नए प्रावधानों के अनुसार पायरेसी में शामिल पाए जाने वालों के लिए 3 साल तक की कैद और कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नए कानून से फिल्मों की पायरेसी को रोका जा सकेगा। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म के लिए स्वनियमन लागू किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के वायरल वीडियो के मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CBI को सौंप दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें मांग की जाएगी कि इस मामले की सुनवाई मणिपुर के बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी मानते हैं कि निर्वाचन आयोग RSS और BJP के नियंत्रण में है। निर्वाचन आयोग को राहुल गांधी के बयानों को संज्ञान में लेते हुए इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने मणिपुर मामले पर जिस प्रकार से बयान दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले पर चर्चा नहीं, घमासान चाहती है और कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से इससे लाभ लेने की चेष्टा में कांग्रेस पार्टी लगी है। संबित पात्रा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए सदन के पटल पर तैयार है, मगर उसके बावजूद चर्चा नहीं होने देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भुवनेश्वर के राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उन्हें उपहार भी भेज दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के बाहर स्थित तमांडो के दसाबतिया में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर परिसर में पौधारोपण भी किया। राष्ट्रपति ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस वर्ष के विषय सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीक से दुनिया में परिवर्तन आ रहा है। चीन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबले के लिए कुछ खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा जारी किए जाने पर भारत ने विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भारत ने चीन के सामने अपना मजबूत विरोध दर्ज कराया है।
चीन के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि LAC के बारे में भारत की स्थिति स्पष्ट है। भारत चीन को बता चुका है कि रिश्तों को सामान्य करने के लिए LAC पर शांति की बहाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक SK मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ज्ञानवापी सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक फैसला रिजर्व रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर के पूर्व जिलाधिकारी अनुराग पटेल से व्यक्तिगत हलफनामा तलब कर पूछा है कि जानबूझकर आदेश की उपेक्षा करने के लिए क्यों न उन पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने वर्तमान DM को भी 31 जुलाई को हाजिर होकर बताने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के बावजूद बड़ी बिकवाली दिखी है। सेंसेक्स 440.38 अंकों की गिरावट के साथ 66,266.82 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 118.40 अंक फिसलकर 19,659.90 अंकों पर बंद हुआ। आज स्टॉक मार्केट के सेक्टोरल इंडिसेस की बात की जाए तो ऑटो, ऑयल एंड गैस, बैंक एवं FMCG में 0.51% तक की टूट देखने को मिली। फार्मा इंडेक्स में 3% उछाल देखने को मिला और रियल एस्टेट इंडेक्स में 2% उछाल देखने को मिला। BSE मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट लेवल पर क्लोज हुआ। BSE सेंसेक्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे ज्यादा 6.39% टूट देखने को मिली। सेंसेक्स पर सन फार्मा के शेयर आज सबसे ज्यादा 2.10% उछाल के साथ बंद हुए। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 0.94% की तेजी के साथ $79.52 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 0.77% की तेजी दर्शाता $83.56 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे टूटकर 82.01 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। गुरुवार को सराफा बाजार में सोने की कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी के भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत बुधवार को ब्याज दरों में 1/4% की बढ़ोतरी की, जिससे ये पिछले 16 महीनों में 11वां हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 1,255.41 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ अर्जित किए हैं। मेटा ने 30 जून को समाप्त हुई इस साल की दूसरी तिमाही के लिए अपनी वित्तीय परिणाम रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक इस साल कंपनी की दूसरी वित्तीय तिमाही में 11% की वृद्धि हुई है। काला सागर अनाज समझौते से रूस के पीछे हटने के बाद पश्चिमी देशों की आलोचना का जवाब राष्ट्रपति पुतिन ने 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज भेजने की घोषणा करके दिया। सेंट पीटर्सबर्ग में 2 दिवसीय रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि अफ्रीकी देशों को यूक्रेन से मिल रहे अनाज के बदले उनका देश खुद अनाजों की आपूर्ति को तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और एरिट्रिया को अगले 3 से 4 महीनों में 50,000 टन तक अनाज की आपूर्ति करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अफ्रीकी महाद्वीप से रूस अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहता है, इसलिए आपसी व्यापार के लिए होने वाले भुगतान के लिए स्थानीय मुद्राओं को स्वीकार करने को तैयार है। करीब 4 साल बाद हो रहे शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। अफ्रीकी संघ के प्रमुख ने कहा कि कई अफ्रीकी देश दोनों देशों से हो रहे अनाजों की आपूर्ति पर निर्भर हैं, इसलिए क्षेत्र में तत्काल शांति स्थापित होनी चाहिए।
सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार पूर्वी यूक्रेन खासकर जापोरिजिया के आसपास वाले क्षेत्रों में हमले के तेज होने की बात स्वीकार की। हालांकि उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों ने भी यूक्रेनी सैनिकों को माकूल जवाब दिया है। नाइजर में सेना ने तख्तापलट कर दिया है। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को आज राष्ट्रपति गार्ड के सैनिकों ने पकड़ लिया। सेना ने अगले नोटिस तक देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने नाइजर में बल द्वारा सत्ता पर कब्जा करने और लोकतांत्रिक शासन को कमजोर करने के किसी भी प्रयास की निंदा की। गुटरेस ने नाइजर के राष्ट्रपति को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन का वादा किया। नाइजर के मौजूदा हालात पर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी चिंता जताई और नाइजर में सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास की निंदा की है। ग्रीस के जंगलों में लगी आग की चपेट में कई रिहायशी इलाके आ चुके हैं। आग की वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई। पिछले 24 घंटों में 61 जंगलों में आग फैल चुकी है। इटली में जंगलों में लगी आग ने सिसिली और पुगुलिया में आग ने हजारों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। आग के कारण 3 बुजुर्ग लोगों की मौत हो गई है। अल्बानिया के दक्षिणी क्षेत्र में लगी आग पर अग्निशामकों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। जंगल में लगी आग को अग्निशामक हेलीकॉप्टर से बुझाने का काम कर रहे हैं। सीरिया के मध्य सागरीय पोत शहर लताकिया के पास जंगलों में आग लग गई। भूमध्य सागर के बहुत बड़े भूभाग में भीषण लू चल रही है, लिहाजा खतरा अभी और बढ़ गया है। क्रोएशिया के डब्रोवनिक में जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 130 दमकल कर्मी और 2 विमान इस काम में मंगलवार से जुटे हुए थे। डोक्सुरी तूफान के कारण दक्षिणी ताइवान में करीब 50 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। पूर्वी और दक्षिणी ताइवान के बीच रेलवे सेवाओं को भी फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।